दोस्तों, आज भारत का कोई ऐसा किराना स्टोर नहीं है जहां पर पतंजलि के प्रोडक्ट्स उपलब्ध नहीं है। लद्दाख से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, देश के हर हिस्से में पतंजलि और पतंजलि के प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। आज इस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन 55,000 करोड़ से ज्यादा है और अगले 3 सालों में स्वामी रामदेव का प्लानिंग है कि वे इस कंपनी को 1 लाख करोड़ तक लेकर जाएंगे। आने वाले 3 से 5 साल में हमारा लक्ष्य है कि हम इसको 1 लाख करोड़ तक लेकर के जाएं। Patanjali has taken the country by storm. A tectonic shift to Indian FMCG marketing today is what Baba Ramdev is doing. Baba Ramdev's threats to multinational FMCG companies. Patanjali brand has been growing pretty strong. लेकिन अगर आप इस ग्राफ को देखो तो 2007 से लेकर 2017 तक पतंजलि के रेवेन्यू स्काई हाई थी। ऑलमोस्ट 63% CAGR काउंट हुआ था। लेकिन अचानक 2017 के बाद पतंजलि के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों नीचे गिरने लगे। इसके अलावा पतंजलि के ऊपर अलग अलग प्रकार के एलिगेशंस भी लगाए गए और मामला कोर्ट केसेस तक पहुंच गया। बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के MD आचार्य बालकृष्ण एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। Baba Ramdev and his venture Patanjali have not been far from controversy. Patanjali, a household name in India, has been in the news for its misleading advertising practices. The Patanjali hearing case is happening in Supreme Court. लेकिन अगर आप इसके आगे के ग्राफ को देखोगे तो पतंजलि अभी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू से शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि स्वामी रामदेव की बैकग्राउंड कैसी थी, कैसे इन्होंने एक छोटे से आश्रम से शुरुआत करी और देश के कोने कोने में अपने नाम और प्रोडक्ट्स दोनों पहुंचा दी। पतंजलि कौन कौन से बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉलो करता है और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स की जिससे रेवेन्यू इतना ज्यादा नीचे जाने लगा और कोर्ट केसेस फेस करना पड़ा। एंड लास्टली इन सभी चीजों से हम क्या सीख ले सकते हैं ताकि अगर हम आगे चल करके बिजनेस शुरू करें तो इन सभी गलतियों को ना दोहराएं। दोस्तों, साल 1965 में हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के एक छोटे से गांव अलीपुर में स्वामी रामदेव का जन्म होता है। इनके बचपन का नाम रामकिशन यादव था। रामकिशन बचपन से ही बहुत मेहनती और तेज बुद्धि के थे। ज्यादातर समय या तो वे पढ़ाई करने में लगाते या घर का काम करने में हाथ बटाते। कुछ सालों बाद उनका एडमिशन पास ही के एक गवर्नमेंट स्कूल में कराया जाता है जहाँ वे क्लास 8 तक पढ़ाई करते हैं। वे बचपन से ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वे अपने कमरे में इन सभी का फोटो लगाकर रखते और घंटों तक उन्हें निहारते रहते। इससे उन्हें अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता था। एक बार रामकिशन के गांव में एक सन्यासी आए और उनकी पढ़ाई और ज्ञान की उत्सुकता को देखते हुए उन्हें कुछ किताबें पढ़ने को दिया, जिसमें एक किताब महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश भी थी, जिससे उन्हें ये पता चला कि भारत की प्रगति तभी होगी जब यहाँ के लोग जातिवाद से मुक्त होंगे। इसी किताब को पढ़ने के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि तुम बहुत महान हो, तुम्हारा जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। जागो और अपने लोगों को भेदभाव, जातिवाद और दरिद्रता से बाहर निकालो। इसी समय रामकिशन ने मैकॉले का वो स्टेटमेंट भी पढ़ लिया था जिसमें लिखा था कि हम भारत को कभी गुलाम नहीं बना सकते जब तक हम उसके एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस नहीं कर देते और उन्हें ये फील ना करा दे कि इंग्लिश उनकी अपनी संस्कृति से महान है। रामकिशन का मानना था कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक कॉन्स्पिरेसी है जो भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था, जो आज भी बिना किसी बदलाव के चल रहा है। और इसीलिए एक दिन बिना किसी को कुछ बताए घर से कुछ पैसे निकाले और गुरुकुल की तलाश में निकल पड़ा। बहुत सारे अलग अलग जगह ट्रेवल करने के बाद आखिरकार हरियाणा के ही खानपुर गुरुकुल में उनका एडमिशन हो जाता है और यही इनका परिचय योग जीवन पद्धति से होता है। और इसी गुरुकुल में इनकी मुलाकात बालकृष्ण से होता है जो आज पतंजलि के को फाउंडर हैं। रामकिशन अब वहाँ धीरे धीरे गुरुकुल के वातावरण में ढलते जा रहे थे, लेकिन समस्या ये थी कि ये घर से भाग कर आए थे और जब इनके पिता खोजते खोजते गुरुकुल पहुंचे तो उन्होंने रामकिशन को बहुत डांट लगाई और बोला, जल्दी अपना सामान उठाओ और घर चलो, नहीं तो यहीं पर पैर हाथ तोड़ दूंगा। रामकिशन ने विनम्रता से कहा, कुछ भी तोड़ दो, जान भी ले लो, फिर भी मैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल उन्होंने इसी गुरुकुल में अपनी पढ़ाई जारी रखी और फिर गुरुकुल कालवा में आचार्य बलदेव जी से व्याकरण सहित वेद वेदांत की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और बन गए रामकृष्ण से आचार्य रामदेव। दूसरी तरफ आचार्य बालकृष्ण, जिनका इंटरेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन में था, वे अपने आप को इस फील्ड में और ज्यादा डेवलप कर रहे थे। फिर इन दोनों दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमें योग और आयुर्वेद को जन जन में फैलाना चाहिए। तो इसकी शुरुआत उन्होंने उत्तराखंड के गंगोत्री से की। गंगोत्री में ये खुद भी योग और साधना करते हैं और कुछ लोगों को भी योग और आयुर्वेद के बारे में बताते हैं। इन्हें ये तो पता था कि योग करने से फायदे होते हैं, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने बड़े बड़े डिजीज जैसे माइग्रेन, बैक पेन, आर्टरीज ब्लॉकेज भी क्योर हो सकते हैं।
लेकिन जब गंगोत्री में लोगों से रिजल्ट मिलने लगे तब जाकर स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अपने लाइफ का पर्पस मिला कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। उसके बाद गंगोत्री में ही इन्होंने ये संकल्प लिया कि अब हम अपना संपूर्ण जीवन लोगों को स्वस्थ बनाने में लगाएंगे। इसके बाद ये लोग औषधियों का खोज करते हुए हरिद्वार के कृपालु बाग आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी शंकरदेव, स्वामी मुक्तानंद और स्वामी करमबीर के साथ मिलकर 1995 में दिव्य योग ट्रस्ट मंदिर की स्थापना किया। यहाँ स्वामी रामदेव लोगों को योग सिखाया करते थे। योग से रिजल्ट भी दिख रहे थे और इसीलिए लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती गई। लेकिन यह समस्या ये थी कि आचार्य बालकृष्ण लोगों को कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन रिकमेंड करते थे, लेकिन शुद्ध आयुर्वेदिक मेडिसिन मार्केट में मिलती नहीं थी। इसके अलावा उस समय उनका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं होता था और इसीलिए स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कृपालु बाग आश्रम के ही कुछ लोगों के हेल्प से खुद से ही आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने लगे। वे साइकिल से जाकर बाजार से बीज लाते, उन्हें लगाते, जंगल से औषधियाँ लाते और फिर उन्हें कूट कर फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये लोगों को योग भी सिखाते और कुछ पैसा लेकर आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी देते थे और इसी तरीके से लगातार 10 सालों तक इन्होंने अलग अलग राज्यों और शहरों में जाकर लोगों को योग सिखाया और आयुर्वेदिक मेडिसिन बेचा। तभी 2002 में स्वामी रामदेव के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। आस्था टीवी ने उन्हें मॉर्निंग में योग सिखाने के लिए आधे घंटे का स्लॉट दे दिया, लेकिन कुछ महीने बाद आस्था टीवी ने स्वामी रामदेव को स्लॉट देने से मना कर दिया। लेकिन तभी संस्कार टीवी सामने आई और उसने स्वामी रामदेव को मॉर्निंग में योग सिखाने का एक स्लॉट दे दिया। अब जैसे ही स्वामी रामदेव लाइव टेलीविजन पर आने लगे, देखते ही देखते इनके योगा सेशंस में आने वाले लोगों की नंबर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गए। लाखों लोग इनके योगा सेशन से जुड़ने लगे और स्वामी रामदेव की पॉपुलैरिटी पूरे देश भर में योग गुरु के रूप में होने लगी। एंड फाइनली 2006 में हरिद्वार में ही पतंजलि योग पीठ की स्थापना की गई और साथ ही इसी समय जनवरी 2006 में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को भी एस्टेब्लिश किया गया, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन को बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर करती थी। और कुछ समय बाद 2009 में पतंजलि ने फुल फ्लेज तरीके से एफएमसीजी सेक्टर में एंटर किया और मास प्रोडक्शन करने के लिए हरिद्वार में ही पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क एस्टेब्लिश किया गया। बेस कंपनी 2006 में ही एस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन वो आयुर्वेदिक लिमिटेड थी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती थी। लेकिन पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क एफएमसीजी पर बेस्ड थी, जो घी, आटा, पल्सेस, टूथपेस्ट, एलोवेरा जेल और कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ जैसे गिलोय घनवटी और अश्वगंधा भी मैन्युफैक्चर करती थी। और देखते ही देखते पतंजलि के रेवेन्यू जे कर्व लेने लगी। HUL और PNG जैसे बड़ी बड़ी FMCG कंपनियां इसकी ग्रोथ को देखकर शॉक हो गई थी। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2010-11 में पतंजलि के रेवेन्यू 1000 करोड़ थी और 2015-16 में 8000 करोड़, वहीं 2016-17 में बढ़कर 10,526 करोड़ हो गई थी। देश भर में लाखों लोग पतंजलि के प्रोडक्ट्स खरीदने लगे, खासकर टूथपेस्ट, हर्बल सोप और पतंजलि हनी। और आज कंपनी के वैल्यूएशन बढ़ते बढ़ते 55,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। सो द क्वेश्चन इज, मात्र 20 साल पहले आई एक कंपनी उन सभी कंपनीज को कैसे टक्कर दे पा रही थी जो 100 सालों से 140 सालों से एस्टेब्लिश्ड कंपनीज थी। सबसे पहले है स्वामी रामदेव की पॉपुलैरिटी। जब पतंजलि की शुरुआत हुई तब तक स्वामी रामदेव लाखों लोगों के घरों में पहुंच चुके थे। सुबह टीवी पर योग सिखाना, बीमारियों का प्राकृतिक समाधान बताना, सिंपल भाषा में आयुर्वेद का ज्ञान देना, लोग स्वामी रामदेव को केवल एक योग गुरु नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, गाइड मानने लगे थे। इसलिए जब उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट नेचुरल है तो लोगों ने बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के उसे स्वीकार किया। कश्मीरी केसर युक्त पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। आमतौर पर कंपनीज करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करती है, लेकिन जिस प्रकार से PW के पास अलग पांडे हैं, उसी प्रकार से पतंजलि के पास पहले से ही स्वामी रामदेव का चेहरा था। इसलिए लोग प्रोडक्ट तो खरीद रहे थे, उस व्यक्ति का विश्वास भी खरीद रहे थे जो सालों से उन्हें हेल्दी रहना सिखा रहा था। यही कारण था कि नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते गए और मार्केट उन्हें तुरंत एक्सेप्ट करता गया। पतंजलि की दूसरी बिजनेस स्ट्रेटेजी थी नेशन फर्स्ट ब्रांडिंग। स्वामी रामदेव ने 2010 में एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था भारत स्वाभिमान आंदोलन, और इस आंदोलन के हेल्प से स्वामी रामदेव देश के बड़े बड़े समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाते, जैसे भ्रष्टाचार और काला धन। वे इस चीज में सुधार लाने के लिए अनशन पर भी बैठ गए थे। तब लोगों ने नोटिस किया कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल योग की बात नहीं कर रहा है बल्कि व्यवस्था में सुधार लाने की बात कर रहा है। और यहीं से लोगों में एक भावनात्मक जुड़ाव बना। लोगों के मन में स्वामी रामदेव की एक आइडेंटिटी बनी कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल बिजनेस नहीं करेगा बल्कि देश की बात करेगा। और जब किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी ऐसी बन जाती है तो भरोसा और गहरा हो जाता है और लोग आपके प्रोडक्ट्स को और ज्यादा खरीदते हैं और दूसरों को भी प्रमोट करते हैं। और उसके बाद मेक इन इंडिया का दौर आया। Make in India.
one campaign of the Narendra Modi government that has managed to create a lot of buzz, but has it also managed to succeed in its objective of creating jobs, attracting investors and turning India into a manufacturing powerhouse? देश में आत्मनिर्भरता की चर्चा तेज हुई, लोगों ने इंडियन प्रोडक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी। लेकिन सच ये है कि पतंजलि पहले से ही स्वदेशी को अपना बेस बना चुकी थी। आज संकल्प लेकर के जाओ कि हम एक भी विदेशी कंपनी का कोई सामान अपने घर में नहीं घुसने देंगे, ये देश की दुश्मन है। पूरे देश में एक उद्घोष गूंजेगा, आप भी मेरे साथ हाथ उठा करके बोलेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। जरा जोर से, स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। अब सोचिए, जब देश में आत्मनिर्भरता की बातें चल रही हों, बड़े बड़े कैंपेन्स किए जा रहे हों और एक कंपनी पहले से उसी विचार पर खड़ी हो, तो स्वाभाविक रूप से लाखों करोड़ों लोग उस कंपनी से जुड़ेंगे और उसके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। उस समय लोगों को लगा कि ये केवल प्रोडक्ट नहीं है, ये अपने देश का समर्थन है, और इसी तरह देश के कोने कोने में पतंजलि का प्रोडक्ट पहुंच गया। दोस्तों, पतंजलि की तीसरी बिजनेस स्ट्रेटेजी है इनकी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल। आमतौर पर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को रिटेलर्स तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स का हेल्प लेती है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रेडिट्स पर कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप कंपनी से प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन इसके लिए अभी कोई पेमेंट नहीं करेंगे। जब ये प्रोडक्ट्स आप रिटेलर्स को बेचेंगे तो जो पैसे आएंगे उस समय आप कंपनी को पैसे देंगे, और अगर 500 प्रोडक्ट्स में से 485 ही बिके और 50 प्रोडक्ट्स बच गए तो इसे आप कंपनी को वापस कर देंगे। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। इस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में प्रोडक्ट जब तक बिक नहीं जाता तब तक वो प्रोडक्ट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। लेकिन पतंजलि के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे अगर आप एक पतंजलि के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप पतंजलि से पहले ही प्रोडक्ट लेंगे और उसके लिए पेमेंट भी पहले ही करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी, यानी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की। इसके बाद पतंजलि इन प्रोडक्ट्स को वापस नहीं लेगा। अब चूंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो ये चेन कभी रुकता नहीं। इससे फायदा ये हुआ कि पतंजलि की कैश फ्लो बहुत जल्दी बढ़ गई। तो पतंजलि ने डिस्ट्रीब्यूटर्स का नहीं बल्कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स का यूज किया। चौथी स्ट्रेटेजी थी अफोर्डेबल प्राइसिंग एंड क्वालिटी प्रोडक्ट। दोस्तों, पतंजलि जब शुरू हुआ था और उसके कुछ सालों बाद तक भी वे क्वालिटी प्रोडक्ट्स सस्ते दामों पर बेचते थे, जिससे गरीब से गरीब इंसान भी पतंजलि का प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर पाता था। जैसे डाबर अपने 500 ग्राम का च्यवनप्राश 160 रुपए में बेचता था, पतंजलि 115 रुपए में बेचता था। डाबर नीम और हल्दी सोप 24 रुपए में बेचता था, वहीं पतंजलि मात्र 15 रुपए में बेचता था। और यही अंदर पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स में दिख रहे थे, इसलिए लोग पतंजलि के प्रोडक्ट्स को पसंद करते थे। दोस्तों, इन्हीं सब कारणों से आज पतंजलि इतनी बड़ी कंपनी बन पाई। बट अनफॉर्चुनेटली पतंजलि ने फास्ट ग्रोथ के चक्कर में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसके कारण 2017 के बाद इनके रेवेन्यू 10% से नीचे गिर गई और प्रॉफिट 50% से नीचे गिर गई, और ये डाउनफॉल अगले कुछ सालों तक चलता रहा। सो द क्वेश्चन इज, इतनी बड़ी ब्रांड जो सालों से सैकड़ों करोड़ों की प्रॉफिट कर रही थी, वो अचानक स्लो डाउन कैसे हो गई? दोस्तों, सबसे पहली कारण है क्वालिटी इश्यूज। आज पतंजलि 2500 अलग अलग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन ये सभी प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाते बल्कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से बनवाते हैं। और जब ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स बनवाने लगे तो उसमें क्वालिटी इशू आने लगे। और इस रिपोर्ट को देखें तो पता चलता है कि पतंजलि के 82 प्रोडक्ट सैंपल में से 32 प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। उसके बाद 2022 में उनके घी में मिलावट पाई गई और 2024 में उनकी जो सोन पापड़ी थी वो भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई, जिसकी वजह से उनके कुछ ऑफिशियल्स को जेल भी जाना पड़ा। दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी कारण थी पतंजलि के रेवेन्यू का नीचे आने का। दूसरा कारण था मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड लीगल केसेस। जून 2020 में पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोनिल नाम की एक मेडिसिन लॉन्च किया। स्वामी रामदेव ने दावा किया कि ये कोविड-19 को क्योर कर सकता है, लेकिन इसके इफेक्टिव और सुरक्षित होने का कोई क्लिनिकल डाटा नहीं था। पतंजलि ने यह भी दावा किया कि कोरोनिल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्टिफाइड है, लेकिन WHO ने कहा कि उसने किसी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को कोविड-19 का इलाज के रूप में सर्टिफाई नहीं किया है। इसके अलावा 2022 में पतंजलि और स्वामी रामदेव एक बड़े कानूनी विवाद में फंस गए। मामला तब शुरू हुआ जब पतंजलि ने एक एड चलाया जिसका हेडिंग था मिसकंसेप्शंस स्प्रेड बाय एलोपैथी। इस एडवर्टाइजमेंट में दावा किया गया कि उनकी आयुर्वेदिक मेडिसिन साइंटिफिकली प्रूवन है कई बीमारियों को ठीक करने के लिए, और साथ ही ये भी कहा गया कि एलोपैथी मेडिसिन के सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं। इस पर मई 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के खिलाफ IPC सेक्शन 499 के तहत 1000 करोड़ का डिफेमेशन लगा दिया। इसके बाद अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट में IMA ने एक पिटीशन फाइल किया जिसमें आरोप लगाया गया कि पतंजलि डिस्पैरेजिंग एड्स चला रही है। फिर नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को कड़ी चेतावनी दी कि वे परमानेंट क्योर जैसे शब्दों का इस्तेमाल बंद करें।
फिर भी पतंजलि के द्वारा एडवर्टाइजमेंट चलाना जारी रहा, जिसके बाद आखिरकार कोर्ट ने समन्स जारी किया और बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को पर्सनली कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। और कोर्ट ने पतंजलि को वार्निंग दिया कि अगर वे ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स नहीं रोकेंगे तो पतंजलि को 1 करोड़ का फाइन भरना पड़ सकता है। इसके कारण 2024 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस पर बैन लगा दिया। दोस्तों, इन्हीं सब कारणों से लोगों का भरोसा पतंजलि से धीरे धीरे करके टूटने लगा और इसका पतंजलि के रेवेन्यू और प्रॉफिट पर भारी असर पड़ा। लेकिन पिछले कुछ सालों से पतंजलि ने एक क्लियर और स्ट्रेटेजिक बदलाव अपनाया है, जिससे उनकी ग्रोथ फिर से मजबूत होती हुई दिख रही है। इस ग्राफ को देखिए, 2023 में पतंजलि के रेवेन्यू 7,533 करोड़ थी और 2024 में 9,335 करोड़, वहीं 2025 में 34,289 करोड़ थी। तो सबसे पहले पतंजलि ने 2019 में रुचि सोया नाम की एक बैंकरप्ट कंपनी को एक्वायर किया। अब इससे फायदा ये हुआ कि इस कंपनी का जो बना बनाया नेटवर्क था, जो इसने सालों में बनाया था, वो सब पतंजलि के पास आ गया। इसके अलावा अब ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम लेकर के आ रहे हैं जो हर डिसीजन में क्वालिटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सके। तीसरा, ब्रॉडर कस्टमर और खासकर जेनजी तक पहुंच बनाने के लिए अब पतंजलि नए नए ब्रांड बिजनेस लेकर के आ रहा है, जैसे रुचि सोया के महाकोश के लिए महेंद्र सिंह धोनी, केस कांति के लिए तमन्ना भाटिया और अपने टूथपेस्ट के लिए टाइगर श्रॉफ। एंड लास्टली, स्वामी रामदेव ने कंट्रोवर्सी को लेकर के सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा, ये जो बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, ये चाहती नहीं है कि योग आयुर्वेद आगे बढ़े, तो जानबूझ करके फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं कर पाए वो हमने करके दिखाया। अब दिक्कत यह हो रही है कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस से नहीं हुआ वो योग आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से कैसे हो सकता है? अरे इसका स्वागत होना चाहिए या इसका तिरस्कार होना चाहिए? हम अकेले इंस्टीट्यूशन भी पूरी दुनिया के मेडिकल माफियाओं से, ड्रग माफियाओं से लड़ने के लिए तैयार है। तो हम इस लड़ाई को अंतिम निर्णय तक लड़ेंगे। दोस्तों, पतंजलि और बाबा रामदेव की इस पूरे जर्नी से हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन्स मिलता है। कभी भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी पर समझौता नहीं करना चाहिए। चाहे डिमांड आसमान छू रही हो, लेकिन अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हुई तो भरोसा टूटता है और आपका ब्रांड जो आपने सालों मेहनत करके बनाया है वो नीचे गिर सकता है। दोस्तों, असल में क्वालिटी ही वो चीज है जो आपके ब्रांड की ऑथेंटिसिटी दिखाती है। जब तक क्वालिटी मेंटेन रहता है, कस्टमर्स का भरोसा बना रहता है। लेकिन पतंजलि ने ज्यादा ग्रोथ के चक्कर में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा दी, इससे पूरे ब्रांड पर बुरा असर पड़ा। दूसरी लर्निंग है कि जिस तरीके से स्वामी रामदेव ने आस्था और संस्कार चैनल्स के माध्यम से अपनी पॉपुलैरिटी और बिजनेस दोनों को बढ़ाया, उन्होंने टीवी का सही इस्तेमाल किया, साथ ही सोशल मीडिया का भी। ठीक वैसे ही आज आप भी अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले सोशल मीडिया पर अपनी मजबूत और भरोसेमंद प्रेजेंस बना सकते हैं। और जब आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे, अगर आप में ऑथेंटिसिटी होगी तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आप पर विश्वास करेंगे और आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। और उससे पहले कि हम इस वीडियो को खत्म करें, एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं कि हमारा देश भारत और दूसरी तरफ आप चाइना या अमेरिका ले लीजिए, सो इन दोनों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। हमारे देश के युवाओं में भी उतना ही पोटेंशियल है या फिर कह लीजिए उससे भी अधिक, लेकिन बस फ़र्क ये है कि हम बिज़नेस को लेकर के उतना ज़्यादा अवेयर नहीं है। हमें लगता है कि बिज़नेस शुरू करना ये बहुत मुश्किल काम है। तो मेरा और मेरे इस चैनल का यही मिशन है कि मैं उस हर व्यक्ति तक पहुंचूं जो बिज़नेस शुरू करना चाहता है और उन्हें इंस्पायर करूं कि किस तरीके से लोगों ने अपना बिज़नेस जीरो से शुरू करा और एक सक्सेसफुल बिज़नेस बनाया। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम सब मिलकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएं।